हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जो कि एज पर बेस्ड था और उसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन डी था, यानी कि 16 इयर्स। देखिए उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन लगा सकते हैं, इसमें एक एक करके गलत ऑप्शंस को अलग कर दो और जो सही होगा वो बच जाएगा। या फिर आप ये देखो इसको मैनुअली कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें कहा गया है कि ए जो है वो 4 वर्ष बड़ा है बी से, तो आप ये समझो कि बी में अगर मैं 4 साल ऐड कर दूं तो मुझे ए की एज मिल जाएगी। और कहा है जो कि सी से 2 गुना बड़ा है। अब ये जो कि है ना, ये बी के लिए बोला गया है कि बी जो है वो सी से 2 गुना है, इसका मतलब ट्वाइस ऑफ सी होगा। और एक चीज कही है कि तीनों की आयु का जो योग है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो दे रखी है आपको टोटल 34। तो आपसे पूछा है कि बताइए ए की एज कितनी होगी। तो देखो सिंपली इसको हम कैसे सॉल्व करें। अगर मैं ये कहूँ कि सी की एज को मैंने एक्स लेट कर लिया, तो यहाँ से मुझे बी की एज मिल जाएगी 2x और ए की एज कितनी मिल जाएगी। ये जो 2x है ये यहाँ पर अगर हम भरेंगे तो ये आ जाएगा 2x+4। और इन तीनों का जो सम है वो कितने के बराबर है, 34 के। तो इन्हें ऐड कर लो। देखो ये यहाँ से हो जाएगा 2x और 2x 4x और 1 5x, मतलब 5x और +4 = 34। तो यहाँ से 5x आपको मिल जाएगा, ये 4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा यानी कि 30, और 5 से ही कट जाएगा 6 बार, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 6। और इसकी हेल्प से मैं तीनों की एज कैलकुलेट कर सकता हूँ। मतलब सी जो है वो 6 साल का है और ये हो जाएगा 12 साल का और ये हो जाएगा 12 और 4 16 साल का। हमसे पूछा था ए की एज, तो 16 ईयर्स, यानी कि डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। और चाहे तो आप एक एक करके ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने इसका आंसर सही दिया था। आज फिर से हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ये जो 10 क्वेश्चंस हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते रहे हैं। तो उन क्वेश्चंस को मेरे साथ आप सॉल्व करिए और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आज के 10 क्वेश्चंस में से आपका स्कोर क्या रहा। आज के सेट का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है। और यहाँ पर क्या होता है, अगर आपको इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है तो ये क्वेश्चन आपका अक्सर गलत हो जाता है। और यहाँ पर मैं कुछ और भी चीज़ें आपको याद करने के लिए बोलूँगा जो आगे कुछ क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेंगी। फिलहाल पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या कहा जाता है कि तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करो। आपको 1 से लेके 5 तक के कुछ नंबर्स लिखे हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, और ये सारे के सारे आपको अरेंज करने होते हैं। या तो इनका असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ता हुआ क्रम होगा, या फिर इनका डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटता हुआ क्रम होगा। तो हमें इन्हें अरेंज करना होता है। तो अरेंज करने के लिए देखो इसमें यहाँ पर अगर आपको पता चले तो ये एरिया के यूनिट दिए हैं। एकड़ जो है क्या है, क्षेत्रफल नापता है। वर्ग गज, वर्ग इंच, हेक्टेयर और वर्ग फीट, ये सारे के सारे क्या हैं, यूनिट हैं। तो आपने देखो इंच देखा होगा सबसे छोटा है ना, और इंच से बड़ा क्या होगा, फिट होगा, क्योंकि 12 इंचेस में 1 फीट होता है ना। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि 1 वर्ग फीट का मतलब है कितना, 144 वर्ग इंच, यानी कि इंच छोटी यूनिट है और फीट जो है वो बड़ी यूनिट है। तो आपको यहाँ से ये पता चलेगा कि कौन सी चीज़ पहले आएगी। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेशन सिखाता हूँ कि कैसे हम ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। अगर आप ध्यान दो तो सभी ऑप्शंस में देखो 3535 लिखा हुआ है स्टार्टिंग में। अगर 35 स्टार्टिंग में लिखा हुआ है तो इसका मतलब मुझे 3 और 5 से कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो सारे ऐसे ही आएंगे। फिर देखो इसके बाद में क्या है, यहाँ पर लिखा है 1, यहाँ पर लिखा है 2, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। मतलब जो थर्ड नंबर है हम उसको देख रहे हैं। तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि 1 और 2 में से पहले कौन सी यूनिट आएगी। तो अगर हम देखें कि 3 और 5 की बात हो रही है तो वर्ग इंच के बाद में वर्ग फिट है, इसका मतलब क्या है, बढ़ता हुआ क्रम है। तो बढ़ते हुए क्रम में आप देखो कि एकड़ बड़ा होता है या गज बड़ा होगा। तो आप कहोगे वर्ग गज तो ये छोटी सी यूनिट होगी, एकड़ बड़ा होगा। तो इसका मतलब जो बड़ी यूनिट है वो एकड़ है, तो 1 बाद में आएगा और 2 पहले आएगा। अगर 2 पहले आएगा तो देखो 2 पहला मुझे बी में दिख रहा है एक, और एक दिख रहा है डी में। इसका मतलब ये है कि ए ऑप्शन और सी ऑप्शन ये दोनों के दोनों हमने एलिमिनेट कर दिए। इसके बाद देखिए अगले नंबर को। तो देखो अगला नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 4 और यहाँ दिया है 1। तो अब आपको चेक करना है कि 1 पहले आएगा या फिर 4 पहले आएगा। तो देखो यहाँ एकड़ लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा है हेक्टेयर। तो इसमें जो सबसे बड़ी यूनिट है वो क्या है, तो देखो एकड़ के बारे में ही कहा गया है कि 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हेक्टेयर सबसे बड़ी यूनिट होगी। इसका मतलब 4 जो है वो सबसे लास्ट में आएगा, और 4 सबसे लास्ट में कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, मुझे डी में। तो इसका मतलब डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ से आप कुछ चीज़ें याद भी रखना। यहाँ पर देखो मैंने एरिया के लिए एक क्रम आपको बताया है कि पहले वर्ग इंच आएगा, वर्ग इंच के बाद में वर्ग फिट आता है, फिर गज आता है, गज के बाद में बीघा, बीघा के बाद में एकड़, एकड़ के बाद हेक्टेयर,
और हेक्टेयर के बाद में आता है वर्ग किलोमीटर और फिर आता है वर्ग मील। वर्ग मील सबसे बड़ी यूनिट है। यहाँ पर एक वर्ग मील में 640 एकड़ होते हैं और एक वर्ग किलोमीटर में 100 हेक्टेयर होते हैं। तो आप ये देखो कि ये जो क्रम है ना, आपको ये पता होना चाहिए कि ये बढ़ता हुआ क्रम है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में ये आया भी है यूके ट्रिपल एस सी के एग्जाम में, और आगे भी चांसेस हैं कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो आपको मेमोराइज करने हैं, क्योंकि पेपर में अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, आपको महासागर का क्रम जरूर याद होना चाहिए कि सबसे छोटा आर्कटिक होता है, उससे बड़ा दक्षिणी महासागर है, फिर उससे बड़ा हिंद महासागर है, फिर उसके बाद में अटलांटिक महासागर है, और सबसे बड़ा महासागर होता है प्रशांत महासागर। तो कई बार क्वेश्चन में आपको क्या दिया जाता है, यही पांचों होंगे और इनके साथ में 1 2 3 4 5 नंबर लिख कर दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि बताइए इन्हें एक सार्थक क्रम में अरेंज करने के बाद में सही एक्सप्रेशन क्या होगा। ऐसे ही क्वेश्चन बनता है मरुस्थल से। तो थार का मरुस्थल सबसे छोटा है, उसके बाद में कालाहारी मरुस्थल, फिर उसके बाद में गोबी का, और फिर अरबी, और सबसे बड़ा मरुस्थल होता है सहारा का मरुस्थल। तो आप यहाँ से इसका भी पैटर्न जरूर याद रखें। इसके बाद यूनिट के बारे में कहा जाता है। अब देखो, ये जो यूनिट वाला है ना, किलो है, हेक्टो है, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, इसके लिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि इसको याद करके रखो। ये कुछ इस तरह से बनता है। देखो, यहाँ पर लिखो किलो, फिर इसके बाद में हेक्टो, फिर इसके बाद में डेका, फिर उसके बाद एक बॉक्स खाली रखो, फिर इसके बाद में डेसी, फिर सेंटी, और फिर सबसे लास्ट में मिली। ठीक है। और फिर ये जो बॉक्स हमने छोड़ा है, इस बॉक्स के लिए हम याद रखते हैं, या तो आप यहाँ पर रखो मीटर, या फिर यहाँ पर रखो लीटर, फिर या फिर यहाँ पर रखो ग्राम। ठीक है। और ये क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है कि अगर मान लो मैं मीटर यहाँ पर पुट करता हूँ बीच में, तो ये क्या बन जाएगा, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। और अगर मैं यहाँ पर लीटर रखता हूँ तो फिर ये लीटर के साथ में बनेंगे, मतलब किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, फिर लीटर, फिर डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। और अगर हम यहाँ पर ग्राम भरते हैं तो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, और फिर डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। और इन सब में ना 10-10 का डिफरेंस होता है। अगर क्वेश्चन आ भी जाता है बाई चांस, तो आप याद रखना कि ये एक दूसरे के 10 गुने का अंतर रखते हैं। ठीक है। इसी तरह से, मतलब अगर मुझे इधर से इधर जाना है तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, और अगर मुझे वापस आना है तो 10 से डिवाइड करूंगा। ये इस तरह से हम यूनिट को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये यूनिट कन्वर्जन तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन क्रम के लिए क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, जिसमें इनमें से कोई सी भी 5 चीज़ें आपको दे दी जाती है और फिर आपसे कहा जाता है कि बताओ इनका जो सही क्रम होगा वो क्या होगा। इसके बाद एक पॉइंट आपको दूरी के लिए याद रखना है कि दूरी में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी छोटी दूरी होती है, कौन सी बड़ी दूरी होती है। तो सबसे छोटी माइक्रोन है, फिर उसके बाद में मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, मीटर, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बता भी दी हैं आपको। फिर किलोमीटर है, फिर उसके बाद में बड़ी यूनिट है मील, मील के बाद समुद्री मील, फिर खगोलीय मील और प्रकाश वर्ष, और सबसे बड़ी इकाई जो है दूरी की वो आती है पारसेक। ये एक क्वेश्चन आपका जीके का भी है कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो आप कहेंगे पारसेक है। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये रीजनिंग में, आपको यहाँ से कोई से भी 5 दे दिए जाएंगे। जैसे मान लो मील पर नंबर 1 दिया जाए, ये 2 दिया जाए, ये 5 दे दिया जाए, और ये 4 दे दिया जाए, और ये 6 दे दिया जाए, सॉरी हाँ ठीक है, तीसरा नंबर दे दिया जाए। तो आपसे ये कहा जाएगा कि बताइए इनका जो क्रम है उसका सार्थक क्रम क्या होगा। तो आप कहेंगे कि सबसे छोटी इकाई मील है, तो नंबर फर्स्ट आएगा। फिर उससे बड़ी जो है वो समुद्री मील है, तो 5, फिर उसके बाद में 2, फिर उसके बाद में 4, और फिर उसके बाद में 3। तो ये वाला जो क्रम होगा हमारा सही क्रम होगा, क्योंकि इनका ऑर्डर जो है वो बढ़ते हुए क्रम में है, मतलब पहले छोटी यूनिट और फिर बड़ी यूनिट। इसके बाद आपको एक रैंक जरूर तैयार करनी है। जितनी भी हमारी फोर्सेस हैं, एयरफोर्स है और नेवी है और आपके आर्मी है, इन तीनों में जो पद दिए हुए होते हैं, अलग अलग पद होते हैं या फिर रैंक होती हैं, तो उन रैंक में कौन सी बड़ी रैंक होती है, कौन सी छोटी रैंक होती है। जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया है कि फील्ड मार्शल जो है सबसे बड़ी रैंक होती है, उसके बाद जनरल, उससे छोटा हुआ ब्रिगेडियर, उससे छोटा कर्नल, और सबसे छोटा लेफ्टिनेंट। तो आपको ये कहा जाता है कि ये भी वही चीज़ है जैसे मैंने यहाँ पर नंबरिंग की थी, आपको इन पर नंबरिंग दी जाती है और फिर इन्हें आपको अरेंज करना होता है तार्किक क्रम में। मतलब या तो इनका बढ़ता हुआ क्रम होगा या फिर इनका घटता हुआ क्रम होगा रैंक के आधार पर। तो वो क्वेश्चन भी आपको तैयार करना है। इसी के जैसा एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, क्वेश्चन नंबर 2। मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो, यहाँ पर कहा गया है कि शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन जो है इसी चैप्टर का है। अब यहाँ पर कहा गया है परीवीक्षा काल, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति, विज्ञापन और आवेदन पत्र। और आपसे ये कहा गया है कि इसको व्यवस्थित कीजिए तार्किक क्रम में। अब ध्यान से सुनो,
यहाँ पर ये जो ऑर्डर हमें दिख रहा है इसमें 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 5 है और यहाँ 6 है। तो आप सबसे पहले देखो कि 5 और 6 में से पहले कौन-सा आएगा? तो पहले विज्ञापन आएगा या पहले आप आवेदन करेंगे? तो किसी भी वैकेंसी का पहले तो विज्ञापन ही आएगा ना, फिर ही तो आदे आवेदन होगा। इसका मतलब 5 नंबर जो है वो पहले आएगा। तो हम क्या काम करेंगे, 6 नंबर वाला जो ऑप्शन है ना उसको हम एलिमिनेट कर देंगे और 5 वाले ये सारे हैं। तो देखो 5 के बाद में पहले विज्ञापन, फिर उसके बाद में आवेदन पत्र किया। तो देखो इसमें भी 5 6 है, इसमें भी 5 6 है और इसमें भी। फिर इसके बाद देखो अगला नंबर क्या है, यहाँ पर है 7। इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ पर 7 नहीं होगा, यहाँ 4 होगा क्योंकि 7 तो नंबर इसके अंदर ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर है 4। इसके बाद यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 2 और ये वाला ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिया। तो आप ये देखो कि इसका 3 हुआ और इसका 2 हुआ। आपको चेक करना पड़ेगा कि 2 में, 3 में और 4 में पहले कौन सा होगा। तो पहले क्या साक्षात्कार होगा, चयन होगा या नियुक्ति होगी? तो आप ये देखो कि पहले तो भाई इंटरव्यू ही होगा, साक्षात्कार के बाद में चयन ही तो होगा, है ना? अब फिर उसके बाद में आप ये देखो कि अगर ये 2 पहले आने वाला है तो 2 मुझे एक तो दिख रहा है इसमें और ये वाला ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया और ये वाला ऑप्शन भी हमने एलिमिनेट कर दिया। इसका मतलब सी ऑप्शन जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आप चाहें तो क्रम को चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखो 5वां नंबर विज्ञापन, विज्ञापन के बाद आपने आवेदन किया, आवेदन के बाद आपका हुआ साक्षात्कार और साक्षात्कार के बाद में चयन हुआ और चयन जैसे ही सिलेक्शन हुआ आपका नियुक्ति की गई कि आप यहाँ पर पद ले लेंगे और सबसे लास्ट में आपका परिवीक्षा काल। अगर बाई चांस किसी वर्ड का मतलब आपको नहीं भी पता है, जैसे परिवीक्षा काल का मतलब आपको नहीं पता, तो देखो ये सबसे लास्ट में है और अगर सबसे लास्ट में है तो ज़ाहिर-सी बात है इसकी पोजीशन फिक्स हो गई। तो सिर्फ़ इसकी वजह से अगर आप क्वेश्चन छोड़ रहे हैं तो ये गलती होगी। इसलिए ध्यान रखना, कई बार हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके हमें वो आंसर जल्दी मिल जाएगा जो हमारा फाइनल आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि माइनस का अर्थ है भाग और प्लस का अर्थ है गुणा और डिवाइड का अर्थ है घटाना और इनटू का अर्थ है जोड़ना। तो आपसे पूछा है कि बताइए इन चारों में से कौन सा वाला सही होगा। तो देखो यहाँ पर ना सबसे पहले आप ये चेक करो कि कौन से साइन को रिप्लेस करने के बाद में डिवीजन का साइन आ रहा है, क्योंकि कई बार क्या होगा आपके 1 से 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर भी ऑप्शन एलिमिनेशन की हेल्प से सवाल को आसान बना सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर मैंने ये देखा कि किसकी जगह पर आ रहा है, माइनस की जगह पर भाग का निशान आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि माइनस कहाँ कहाँ पर है, एक तो माइनस यहाँ है, दूसरा माइनस यहाँ पर, तीसरा माइनस यहाँ पर और चौथा माइनस यहाँ पर है। अब आपको क्या काम करना है, जब आप इसमें वैल्यू रखोगे तो देखो पहली बार में जब आपने देखा कि 8 डिवाइड 6 आएगा, तो 8 डिवाइड 6 अगर आएगा तो क्या ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब इस वाले विकल्प को हम अभी चेक नहीं कर रहे, हम इसे सबसे लास्ट में चेक करेंगे क्योंकि ये हमें कंप्लीटली डिवीज़न वैल्यू नहीं दे रहा है ना? ऐसे ही देखो सबसे लास्ट वाले को भी, तो इसे भी हम पहले चेक नहीं करेंगे। तो पहले हम चेक करेंगे कौन से, जो हमें डिवीज़न पूरा-पूरा दे देंगे। तो इसका मतलब बी ऑप्शन हो सकता है इसका या फिर सी ऑप्शन हो सकता है। तो आपने ये देखो कि अगर यहाँ पर 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर लिए, तो ऑलरेडी आपका 50% टाइम बच चुका है ना? तो इसलिए आप क्या काम करो, पहले इसी को चेक करो कि डिवाइड के साइन के बेस पर क्या कोई ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है? और जैसे ही हुआ तो हम अब क्या चेक करेंगे, हमें बी और सी चेक करना है। तो पहले मैं बी चेक कर लेता हूँ। अगर हमने बी चेक किया तो देखो साइन चेंज करना है, 18 डिवाइड 3 आ जाएगा यहाँ पर। फिर कहा है प्लस, तो प्लस की जगह पर हमें इंटू लगाना है, तो यहाँ इंटू हो गया 2। फिर है इंटू, तो इंटू की जगह पर प्लस लगाना है और फिर है डिवाइड, तो डिवाइड की जगह पर माइनस लगाना है ना? तो ये हो जाएगा माइनस के 6 इक्वल्स टू 14। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके देखनी है, अगर 14 ही आ जाता है तो इसका मतलब यही ऑप्शन होगा। इसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पर बोर्ड मास रूल। तो बोर्ड मास रूल ये कहता है सबसे पहले डिवाइड करो, तो 3 से इसको हमने 6 बार डिवाइड कर लिया और 6 की 2 से इंटू कर ली और प्लस 8 और माइनस 6। तो ये 6 दूनी 12, 12 और 8 20, 20 में से 6 माइनस होगा तो कितना बचेगा 14। इसका मतलब यही वाला हमारा सही आंसर है, मतलब बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो सी हमें चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है कि झांसी रैंक में कीर्ति से 12 स्थान आगे है और कीर्ति आखिरी छात्र से 15वीं रैंक पर है। तो ऐसे मान के चलो कि ये मेरा क्लासरूम है, तो लास्ट से यहाँ पर मैंने एक व्यक्ति को बैठाया जिसका नाम है कीर्ति और कीर्ति कौन सी रैंक पर है, 15वीं रैंक पर है, ठीक है, नीचे से। अब फिर इसके बाद में क्या कहा गया है कि यदि झांसी मेरिट क्रम में चौथे स्थान पर है। उससे पहले देखो ये कहा है कि झांसी जो है वो रैंक में कीर्ति से 12 स्थान आगे है,
मतलब ये और आगे है यहाँ पर, तो ये कौन से प्लेस पर होगी, 12th प्लेस पर होगी। और फिर कहा गया है कि झांसी जो है वो मेरिट में चौथे स्थान पर है, मतलब ये यहाँ से स्टार्टिंग से कौन से प्लेस पर है, 4th प्लेस पर है। तो आपसे पूछा है कि उस कक्षा में टोटल कितने छात्र हैं, तो आप ये देखो इन सबको प्लस कर दो और प्लस करने के बाद में लास्ट में -1 कर दो। इसका मतलब क्या होगा, 15 प्लस 12 और प्लस 4 और लास्ट में हमने कर दिया -1, तो यहाँ से हमारे टोटल निकल आएंगे। ठीक है, अब टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, ये हो गए 27 और 4 31 -1 यानी कि 30, मतलब 30 स्टूडेंट टोटल होंगे। मतलब सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में होने वाली जो मिस्टेक है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें ये कहा जाता है कि 12 स्थान आगे है, तो आप क्या काम करेंगे, 12 स्थान का मतलब ये सोचेंगे कि एक व्यक्ति का स्थान ये है और इससे आगे इधर साइड में जाएंगे, बट यही आपकी गलती होती है। क्लासरूम में ध्यान रखना, जब भी रिंग होगी तो ऐसे मान के चलो कि इधर साइड में बोर्ड लगा हुआ है क्लासरूम में, और उसी बोर्ड के सामने एक सिंगल लाइन में सारे लोग बैठे होंगे, और जिसकी रैंक सबसे कम होगी वो बोर्ड के उतने ही नियरेस्ट होगा। जैसे यहाँ पर कहा है ना कि झांसी जो है मेरिट क्रम में चौथे स्थान पर है, तो ऐसे मान के चलो कि ये बोर्ड से चौथे स्थान पर होगी, इसीलिए मैंने ये वाली जो डिस्टेंस ली है वो इधर से ली है। और जो कहा गया था कि कीर्ति आखिरी छात्र से, तो इसे मैंने नीचे से यहाँ से लिखा था। ठीक है, तो ये मिस्टेक नहीं होनी है आपसे, इसलिए ध्यान रखना कि रैंक के केस में हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, मतलब यहाँ से जितनी कम रैंक होगी वो उतना ही आगे जाकर व्यक्ति बैठेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि ए बी सी डी 4 लोग हैं और वो कैरम खेल रहे हैं। तो आप ध्यान देना कि कैरम जब भी खेलेंगे तो 4 लोग कैसे खेलेंगे, एक व्यक्ति इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, और चारों का जो मुंह है वो सेंटर की तरफ होगा, है ना। अब यहाँ पर जो याद रखने वाली बात क्या है, 2 लोग पार्टनर होंगे, ये वाला जो व्यक्ति है ना ये इसका पार्टनर होगा। ठीक, एक चीज़ ये याद रखनी है। और दूसरा ये वाला जो व्यक्ति है, ये वाला व्यक्ति इसका पार्टनर होगा। ठीक है, अब इसके बेस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर कहा है कि ए सी और बी डी आपस में पार्टनर हैं। ठीक है, सी जो है वो डी के बाईं ओर बैठा है। अगर सी जो है वो डी के बाईं ओर बैठा है तो सबसे पहले डी को बैठा दो। अगर मैंने सपोज डी को यहाँ बैठाया तो डी का जो बायां होगा वो इधर होगा, तो सी यहाँ बैठेगा। ठीक है, तो सी को हमने यहाँ बैठा दिया। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि ए जो है वो सी का पार्टनर है तो ए इधर बैठेगा, बी जो है वो डी का पार्टनर है तो बी इधर बैठेगा, और इस तरह से हमारा अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। लेकिन हमसे पूछा क्या है, कहा है कि तथा उसका मुंह दक्षिण की ओर है। जो सी है वो डी के बाईं ओर है और तथा उसका मुंह, अब ये जो तथा है ना ये सी के लिए है, ये ध्यान रखना। और सी का मुंह अगर दक्षिण की तरफ है तो आप ऐसे मान के चलो कि ऊपर है हमारा साउथ। अगर साउथ है तो इधर साइड में नॉर्थ होगा, है ना, और नॉर्थ के इधर साइड में होता है ईस्ट, तो ईस्ट है तो इधर साइड में क्या होगा, वेस्ट। तो अब आपसे पूछा गया है कि बताइए ए का मुंह किस दिशा में होगा, तो ए का मुंह जाहिर सी बात है नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब ए ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते थे कि एक बॉक्स के चारों तरफ 4 लोग हैं, तो आप देखो कि सबसे पहले आप इसी की बात करो कि सी जो है वो डी के बाईं ओर बैठा है और उसका मुंह दक्षिण की ओर है, तो एक व्यक्ति यहाँ पर बैठाओ आप सबसे पहले, जिसका मुंह आप दक्षिण की तरफ बैठाओगे, तो ये सी यहाँ पर बैठाओ पहली बार में ही। और फिर कहा गया है उसका सी का जो पार्टनर है वो कौन है, ए है, तो ए बैठा होगा इसके जस्ट सामने। तो ए का मुंह पूछा है किस तरफ है, अगर ये साउथ की तरफ है, इधर साइड में साउथ है, तो ऊपर क्या होगा, नॉर्थ। तब भी आपका आंसर डायरेक्ट आ सकता है, मतलब ए ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 5 गुनी है। मतलब ऐसे मान के चलो यहाँ पर बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं, ठीक है, और उनके बारे में कहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 5 गुनी है। अगर लड़के x हैं तो लड़कियाँ कितनी होंगी, 5x। कहा क्या गया है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की संख्या नहीं होगी। ऐसा सवाल अच्छा सवाल होता है क्योंकि यहाँ पर ये ज़्यादातर लोग इसे नहीं बना पाते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन बन रहा है तो विश्वास मानिए आप अच्छे लेवल पर हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या चीज़ है, ये x है और ये 5x है, इन दोनों का जो सम है वही तो टोटल स्टूडेंट होगा, मतलब 6x। तो आप ये देखो कि जो 6x है, यहाँ से मैं कोई सी भी वैल्यू इसके इक्वल में अगर रखूँ तो वो वैल्यू 6 से कट जानी चाहिए, तभी तो एक परफेक्ट नंबर मिलेगा। और परफेक्ट नंबर मिलेगा तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 24 रख के देखूँ, ठीक है, तो 24 आएगा तो अपॉन में 6 आएगा। अब देखो 6 से ये 4 बार पूरा पूरा कट जाएगा, इसका मतलब ये तो हो सकता है।
फिर अगर मैं 30 रख के देखूँ तो 30/6 आएगा, तो 6 से ही कट जाएगा, ठीक है, 5 बार, तो ये भी संभव है। अच्छा, मैं अगर 42 रख कर देखूँ तो 42/6 रखा जाएगा, तो ये भी 7 बार इससे कट जाएगा, तो ये भी संभव है। लेकिन अगर मैं 35 रखूँ तो 35 के अपॉन में x अगर हम रखते हैं, सॉरी 6 रखते हैं, तो x की जो वैल्यू है वो डेसिमल में आएगी। और बच्चे कभी भी डेसिमल में कैसे आ सकते हैं? तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी ऑप्शन ही होगा कि 35 जो है ना, कभी भी इस क्लास का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो हुआ तो मुझे यहाँ पर डेसिमल वैल्यू मिलेगी x की, और x की वैल्यू यहाँ अगर मैं डेसिमल में रखूँगा तो नंबर ऑफ बॉयज़ जो है वो डेसिमल में कैसे हो सकता है? इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, तो उसमें कहा है कि अक्षर दिया है आपको ACRS, मतलब एक A है, एक C है, एक R है और एक S है। कहा जा रहा है कि अंग्रेजी के कितने सार्थक शब्द, सार्थक का मतलब होता है जिनका कोई ना कोई मीनिंग जरूर हो, बन सकते हैं, जबकि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर सिर्फ एक बार प्रयोग किया जाता है, मतलब इन्हें सिर्फ एक बार यूज करना है और आगे पीछे इनको हम कर सकते हैं। फिर आपको बताना है कि कितने सारे वर्ड्स इससे बन सकते हैं जिनका कोई ना कोई मीनिंग जरूर होना चाहिए। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये वो क्वेश्चन है जिसके लिए आपको थोड़ी सी वोकैब इंग्लिश की ज़रूर तैयार करनी पड़ेगी। जितने भी लोग इंग्लिश से भागते हैं कि नहीं इंग्लिश नहीं होनी चाहिए, इंग्लिश नहीं, तो आप देखो कि ऐसा क्वेश्चन ना वो अक्सर पेपर में छोड़ कर आएंगे। क्यों छोड़ कर आएंगे? क्योंकि वर्ड्स का मीनिंग आप उनको पता नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन उनसे छूट जाएगा। फिलहाल देखो इस क्वेश्चन का करना क्या है, इसमें एक वर्ड यहाँ पर इनसे बन सकता है CARS। कार्स के बारे में आप जानते हैं, तो कार्स एक वर्ड है जिसका कोई ना कोई मीनिंग है, तो वो बन सकता है। दूसरा क्या बन सकता है? ARC, आर्क, और आर्क्स बन सकता है। आर्क का मतलब क्या होता है? चाप होता है, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा आर्क, तो ये आर्क्स बन सकता है। और तीसरा यहाँ से एक और बन सकता है SCAR, स्कार, स्कार माने दाग या धब्बा, उसको हम बोलते हैं, और ये भी बन सकता है। तो यहाँ से मुझे ये 3 वर्ड्स दिख रहे हैं जो बन सकते हैं, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि 3। तो ये बात तय है कि इसके लिए आपको वोकैब पर थोड़ा-सा काम करना पड़ेगा। 3 लेटर्स के और 4 लेटर्स के जो सिंपल वोकैब हैं, जो जनरल हमारी लाइफ में यूज़ होते रहते हैं, वो वाली वोकैब आपको ज़रूर आनी चाहिए अगर आप ये क्वेश्चन करना चाहते हैं तो। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि 4 मित्र हैं ABCD, और फिर उनके बारे में कहा है कि A और C की औसत आयु 35 वर्ष है और B और D की औसत आयु 40 वर्ष है, और कहा है कि B, C और D की औसत आयु 40 वर्ष है। तो आपसे पूछा गया है कि A और D की आयु का योग B और C की आयु के योग के बराबर है, और फिर कहा है कि ABCD की आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। देखो वैसे तो ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है ना? क्यों? क्योंकि इससे कई सारी इक्वेशंस बन रही हैं। मतलब आप ये देखो कि A और C की आयु का बनेगा, तो A और C की आयु का अगर अपॉन 2 करूँ मैं, तो वो मुझे 35 आना मिलना चाहिए। ऐसे ही B और D की आयु का औसत अगर मैं निकालूँ, तो वो मुझे 40 मिलना चाहिए। तीसरा बन रहा है कि B प्लस C प्लस D तीनों की एज का अगर मैं रेशियो निकालूँ, सॉरी एवरेज निकालूँ, तो वो 40 होना चाहिए। और ऐसे ही कहा है कि A और D की आयु का जो योग है वो बी और सी की आयु के योग के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास 4 इक्वेशंस आ जाती हैं, और इन चारों इक्वेशंस की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, या फिर आप ये कहें कि चारों की एज कैलकुलेट कर लें, है ना? बट यहाँ से ज़रा ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेशन ट्राई करूँ तो ये क्वेश्चन विदिन सेकंड सॉल्व हो सकता है। कैसे? पहले ही एक्सप्रेशन से। यहाँ पर कहा है कि ए और सी की औसत आयु कितनी है? 35 है। इसका मतलब ये है कि जो पहला एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पर लिखा है, इसी को हम यूज़ करेंगे कि ए और सी की एज को अगर मैं ऐड करके अपॉन 2 करूँ तो वो मुझे 35 मिलना चाहिए। या फिर ये कहो कि ए और सी की जो एज का सम है वो 35 दूनी 70, यानी कि 70 ईयर्स होना चाहिए। अब आप चेक करो कि कितने ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें ए और सी की एज का जो सम है वो 70 है। तो देखो पहले ऑप्शन में दिया है यहाँ पर 20 और सी की एज है 40, और दोनों को प्लस करेंगे तो 60 आएगा, हमें तो 70 चाहिए, तो ए ऑप्शन नहीं है। ऐसे ही देखो यहाँ पर ये 20 है और ये 30 है, इन दोनों को अगर प्लस करूँगा तो कितना आएगा? 50, तो मतलब ये भी नहीं है क्योंकि मुझे तो 70 चाहिए। ऐसे ही इसमें देखो ये 30 है और ये 50 है, दोनों को प्लस करेंगे तो 80 आएगा, 80 भी हमें नहीं चाहिए। बट इस वाले ऑप्शन को देखो, यहाँ पर दिया है 30 और 40, दोनों को प्लस करेंगे तो 70 आ जाएगा। इसका मतलब क्योंकि एक ही ऑप्शन बचा है तो सी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को, तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि कपिल को याद है कि उसकी बहन आरती का जन्मदिन 17 सितंबर के बाद
लेकिन 20 सितंबर से पहले आता है। तो आप ये देखो कि 17 सितंबर के बाद 17, 18, 19 और 20 ये 4 डेट ही तो हैं। अब हमसे ये बोला गया है कि 17 सितंबर के बाद आता है, इसका मतलब 17 को नहीं आता होगा, और 20 सितंबर से पहले आता है, इसका मतलब 20 को भी नहीं आता होगा। जबकि उसके पिता को याद है कि आरती का जन्मदिन 18 सितंबर के बाद लेकिन 21 सितंबर से पहले आता है। मतलब 18 सितंबर के बाद आएगा तो 19, 20 और 21 यही वाली डेट है, इनमें आता है। तो अब आप ये देखो यहाँ पर भी क्या चीज़ है, 18 सितंबर के बाद इसका मतलब 18 तारीख को नहीं आता, और 21 सितंबर से पहले यानी कि 21 को भी नहीं आता, और 20 को हम ऑलरेडी पहले ही मना कर चुके हैं। तो कॉमन जो डेट हमें दिख रही है वो कौन सी वाली है, 19, यानी कि 19 को ही उसका जन्मदिन होगा। तो यदि इन दोनों कथन सत्य हैं, ये दोनों कथन सत्य हैं, तो बताइए सितंबर की किस माह को आरती का जन्मदिन है। तो हमें पता चल गया 19 तारीख को है, इसका मतलब डी जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, और हमेशा की तरह ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि हम एन को, डी को, ओ को और ई को अगर यूज़ करें तो कितने ऐसे वर्ड्स होंगे अंग्रेजी के जिनका कोई ना कोई मीनिंग ज़रूर होगा और वो बनाए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन उसी के जैसा है जो जस्ट मैंने अभी ऊपर क्वेश्चन आपको करवाया था। और इसके बाद मुझे कमेंट करके बताओ कि टोटल 10 क्वेश्चंस में से आज आपका स्कोर क्या रहा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, या कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको जिसके क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे तो आप मुझे वो भी कमेंट कर दो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं अगले वीडियोज़ में ऐड कर दूंगा।